Hello students, how are you? Welcome to Concept Mentor class. And this is a reliable source of education and you have to just hard work and you will get success. देखिए स्टूडेंट्स एक बात है कि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाएगी और साथ में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यहाँ पे आपको इंग्लिश एसएसटी और मैथमेटिक्स से संबंध में एक से एक अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख के भेजिए। और खास बात इसमें यह है कि आप यदि इन क्वेश्चंस के अलावा भी कुछ ज्यादा क्वेश्चन यदि आप चाहते हैं तो आप अपने क्वेरीज भेजिए, आपको उसका समाधान मिलेगा। एक खास बात है कि इंग्लिश ग्रामर एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि यदि आप इस पे मन लगा के फोकस करते हैं और हम जो कंसेप्ट बताते हैं उसको आप यदि पढ़ते हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपको अश्योर करता हूं कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इस कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा और आप बहुत शानदार स्कोर करोगे। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले शुरू करते हैं मॉडल्स। तो मॉडल्स के बारे में आपने सुना होगा। मॉडल्स क्या होते हैं कि मॉडल्स आपने देखे होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब क्या मॉडल्स है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि मॉडल्स आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट एक्सप्रेस परमिशन, ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस एक्सेट्रा। कि मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब क्या होता है? सहायक क्रियाएं जो क्या एक्सप्रेस करते हैं? परमिशन, अनुमति को, ऑब्लिगेशन, बाध्यता, मजबूरी को, और रिक्वेस्ट, प्रार्थना को, एडवाइस, सलाह को, ये सब शो करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखूं कि यू कैन गो, यू कैन गो, आप जा सकते हो। तो ये क्या शो कर रहा है? ये परमिशन शो कर रहा है, मैं परमिशन दे रहा हूं। और मैं ऐसे बोलूं कि आई शुड स्पीक द ट्रुथ, मेरे को सत्य बोलना चाहिए। आई शुड स्पीक द ट्रुथ, मेरे को सत्य बोलना चाहिए। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से अपने आप सलाह है ये। और मैं रिक्वेस्ट बोलूं जैसे यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैं उसको क्या दे रहा हूं? ये उसको मैं सलाह दे रहा हूं। तो इन चीजों से ये पता चलता है कि मॉडल्स क्या होते हैं कि रिक्वेस्ट, ऑब्लिगेशन, परमिशन, एडवाइस, इन सब को शो करने के लिए होता है। एक खास बात आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे कि कैन, शुड, ये सब क्या है? मॉडल है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हर मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए गो, स्पीक और टेक, ये सब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान क्या देनी है कि मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये बात आपको ध्यान देना है। लेकिन एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मॉडल के बाद यदि हैव आता है तो आपको फिर फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाना है, फिर आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। ज्यादातर बुक्स में बस इतनी बात बता के छोड़ देते हैं कि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन ये जो बात है, जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, ये यूनिक बात है। ये मॉडल के बाद यदि हैव आता है तो फिर उसमें जरूर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। एक और बात इंपॉर्टेंट है जो आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात क्या है कि मॉडल के बाद में कभी भी इंफिनिटिव नहीं आता। इसका मतलब क्या होता है? मॉडल के बाद में टू कभी नहीं आ सकता। तो ये जो टू है ये गलत लिखा है। तो यदि आप इन कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो श्योर जब एग्जाम होगा तो उस समय ये बातें याद आएंगी और आप अपने क्वेश्चन को गलत नहीं करके आओगे। उसके बाद देखिए कि मॉडल कौन कौन से होते हैं। ये देखिए कैन, कुड, मे, माइट, शुड, और देखिए मस्ट, विल, शैल, वुड, यूज टू, नीड टू, और ought टू, डेयर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू। तो ये मॉडल्स होते हैं और वन बाय वन इन मॉडल्स के हम जिक्र करते हैं और हर चीज का रूल्स कंसेप्ट बताते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैन, कैन का हिंदी में मतलब क्या होता है कि कोई काम कर सकता है, कोई काम कर सकता है। इसका मतलब वर्तमान काल की योग्यता, क्षमता के लिए, एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट, वर्तमान काल में अभी मेरे में कोई योग्यता है, अभी मेरे में कोई कैपेसिटी है, मैं कुछ काम कर सकता हूं। तो प्रेजेंट टाइम की एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए कैन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस दिया कि आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। तो इस सेंटेंस में कुछ भी पता नहीं चल रहा योग्यता क्षमता का, लेकिन मैं इसमें यदि कैन जोड़ दूं, ये मॉडल कैन जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा? आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो इस सेंटेंस से मेरी प्रेजेंट टाइम की, वर्तमान समय की एबिलिटी के बारे में पता चला, मेरी क्षमता, मेरी काबिलियत के बारे में पता चला। तो कैन का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? वर्तमान काल की एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए। और एक बात और ध्यान देंगे कि कैन नॉट
जो है ये क्या बताता है, वर्तमान काल की इनएबिलिटी, मतलब काम नहीं कर सकता। तो कोई काम कर सकता हूं तो कैन फर्स्ट फॉर्म, और कोई काम नहीं कर सकता तो कैन नॉट फर्स्ट फॉर्म। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि इस कैन नॉट को शॉर्ट में कांट बोल देते हैं और इस तरीके इसको अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिख देते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कैन का मतलब होता है वर्तमान काल की योग्यता क्षमता के लिए, और इसमें कैन नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। और आगे देखिए, अब देखते हैं कुड। देखो कैन के बारे में मैंने बताया था वर्तमान काल की योग्यता क्षमता, लेकिन कुड जो है इसका मतलब क्या होता है कि पास्ट की योग्यता क्षमता, एबिलिटी ऑफ पास्ट। एबिलिटी ऑफ पास्ट मतलब अभी मैं कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन कोई टाइम में, कोई जमाने में मैं वो काम कर सकता था। जैसे एग्जांपल है कि आई कुड लिफ्ट 100 kg व्हेन आई वाज यंग, कि मैं 100 किलो उठा सकता था जब मैं जवान था। अच्छा, कैसे पता चलेगा इसमें कि ये पास्ट की बात है? तो एक बात आप ध्यान दीजिए, यहां पे आपको वॉज दिख रहा है, आई वॉज यंग, जब मैं जवान था। तो इस वॉज से क्या पता चल रहा है, ये सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पूरा सेंटेंस किसमें गया, पास्ट में गया। तो ये सेकंड फॉर्म से ही मेरे को मजबूर कर दिया कि यहाँ पे कैन नहीं कुड आएगा। यदि मैं यहां पे सपोज एम लगा देता हूं तो ये सेंटेंस प्रेजेंट का बन गया, तो यहां पे कैन आएगा। लेकिन यहां पे वोज लग रहा है तो वोज ने मजबूर कर दिया कि यहां पे कुड आएगा। तो भूतकाल की योग्यता क्षमता के लिए जो पहले कोई काम मैं कर सकता था उसके लिए आएगा कुड, लेकिन वर्तमान में कोई काम कर सकता हूं उसके लिए आएगा कैन। एक बात और ध्यान दो, चाहे कैन हो चाहे कुड हो, दोनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब आगे चलते हैं, यह है मे का प्रयोग कहां पे किया जाता है कि जब पॉसिबिलिटी संभावना, जब पॉसिबिलिटी संभावना 50% हो, कितनी हो, 50% हो कि काम हो भी सकता है और काम नहीं भी हो सकता, आदि आदि जब संभावना होती है तो उस केस में मे का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में काले बादल है। इट मे रेन टुडे, शायद आज बरसात होगी। तो मे को हिंदी में हम शायद भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या देखा, मे का मतलब क्या होता है, 50% संभावना है किसी काम की होने और न होने की, आधी आधी संभावना है। तो उस केस में हम मे का यूज करते हैं कि देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में काले बादल हैं। इट मे रेन टुडे, शायद आज बरसात होगी। आगे देखते हैं, माइट। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि 50% जब संभावना होती है तो मे का यूज किया जाता है, लेकिन रिमोट जो पॉसिबिलिटी होती है, रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या माने, बहुत ही कम संभावना, न के बराबर संभावना, नगण्य संभावना, एक ऐसी संभावना जो बहुत ही कम हो, लेस देन 50%, लेस देन 50% जो पॉसिबिलिटी होती है उस केस में माइट का यूज किया जाता है। जैसे द स्काई इज क्लियर, आकाश साफ है। इट माइट रेन टुडे, शायद आज बरसात होगी। द स्काई इज क्लियर, इट माइट रेन टुडे, शायद आज बरसात होगी। तो देखो ये सेंटेंस है इधर, द स्काई इज क्लियर, आकाश बिल्कुल साफ है, तो इस चीज ने मेरे को माइट यूज करने के लिए मजबूर कर दिया। पिछला जो सेंटेंस था उसमें क्या था, द स्काई है ब्लैक क्लाउड्स, उसमें काले बादल आकाश में, तो उसने मेरे को मे लगाने के लिए मजबूर कर दिया। तो बहुत ही जब कम संभावना होती है तो उस समय हम माइट का यूज करते हैं। एक और सेंटेंस आप दे सकते हैं कि आई माइट विन द लॉटरी, कि मैं शायद ही लॉटरी जीत पाऊं। क्योंकि एक बात बताइए कि लॉटरी जब लोग खरीदते हैं तो लाखों लोग खरीदते हैं, लाखों में से किसी एक का सिलेक्शन होता है। तो लाखों में से एक का जो सिलेक्शन होता है तो उस केस में वो संभावना कितनी होगी, न के बराबर होगी, बिल्कुल न के बराबर। तो जब संभावना बहुत ही कम हो जाती है, न के बराबर होती है, तो वहां माइट का यूज किया जाता है। और देखते हैं मस्ट। मस्ट क्या है कि कानूनी जो सलाह दी जाती है, जो लीगल एडवाइस दी जाती है, कानूनी जो सलाह दी जाती है, तो उसमें मस्ट का यूज करते हैं। और दूसरी बात, जो बात बिल्कुल 100% कंफर्म है, जो 100% कंफर्म है, जो काम होगा ही, जिसमें कोई डाउट नहीं हो, तो वहां पे मस्ट का यूज किया जाता है। अब ये जो बात है 100% जो बात कंफर्म है उसके लिए मस्ट का यूज किया जाएगा, तो उसके लिए सेंटेंस है ऑल मैन मस्ट डाई, हर इंसान मरेगा। तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, तो 100% बात होगी, इसलिए इसमें मस्ट का यूज किया जाएगा।
फिर मैंने ये बताया कि जो लीगल एडवाइस है उसमें भी किसका यूज किया जाता है, मस्ट का। जैसे यू मस्ट गेट 36% मार्क्स, कि आपको 36% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे टू पास इन द एग्जाम, टू पास इन द एग्जाम। तो एग्जाम में पास होने के लिए आपको 36% नंबर लाने ही पड़ेंगे। तो ये क्या एक रूल है, ये एक लीगल बात है, इसमें एक कानून है। तो जब जब लीगल बात हो, कानून हो, कोई इंस्टीट्यूशन के अनुशासन की बात हो, उसमें किसका यूज किया जाएगा, मस्ट का। फॉर एग्जाम्पल, ए सोल्जर, एक सैनिक को, ए सोल्जर मस्ट ओबे, ए सोल्जर मस्ट ओबे हिज ऑफिसर, कि एक सैनिक को उसके ऑफिसर का कहना मानना ही पड़ता है, उसका कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। तो ये क्या है, एक लीगल ड्यूटी है, एक कानूनी दायित्व है। तो इसलिए इसमें मस्ट का यूज किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं शुड और ought टू। अब देखिए, सामान्य जो सलाह होती है, मस्ट के बारे में जस्ट अभी मैंने बताया कि ये तो कानूनी सलाह होती है, कोई नियम से संबंधित सलाह होती है। लेकिन शुड और ought टू ये एक सामान्य सलाह होती है। तो शुड का यूज किया जाता है एक जनरल एडवाइस के लिए, सामान्य सलाह के लिए। एक ऐसी एडवाइस जो व्यक्ति के खाने पीने से संबंधित हो, उसके शिष्टाचार से संबंधित हो, तो ऐसी सलाह में शुड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कि यू शुड टेक रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए। और देखिए, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, आपको समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो ये क्या सामान्य सलाह है, किसी के व्यक्ति के उत्थान के लिए सलाह है। तो ऐसी जो सलाह होती है उसमें शुड का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ought to जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, शुड और ought to में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें मोरल ड्यूटी के बारे में बताया जाता है, मोरल ड्यूटी के बारे में, एक नैतिक जो कर्तव्य है इंसान का, उसका बोध कराने के लिए ought to का यूज किया जाता है। अब नैतिक ड्यूटी या फिर जो मोरल ड्यूटी, ये क्या होता है देखते हैं। कि जैसे इंसान जो है वो समाज से जुड़ा होता है, उसका कोई धर्म होता है, तो कोई रिलीजियस जो उसको ड्यूटी का बोध कराने के लिए वो समाज से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कोई ड्यूटी बोध कराने के लिए ought to का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू ought to, यू ought to सर्व योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो ये समाज से रिलेटेड एक सलाह है, एक अच्छे इंसान होने के नाते दी गई सलाह है। वैसे एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि शुड और ought to एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो जहां पे ought to आता है वहां पे शुड आ सकता है, शुड के स्थान पे ought to आ सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एग्जाम में दोनों ऑप्शन एक साथ आ सकते हैं, तो कभी नहीं आएंगे, नेवर, इसकी आप कभी चिंता न करें। तो अभी मैंने बताया आपको शुड और ought to। तो शुड और ought to क्या होता है, सामान्य सलाह के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद देखते हैं मस्ट। मस्ट के बारे में अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि लीगल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू मस्ट वियर हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना चाहिए वाइल राइडिंग, कोई वाहन चलाते समय। तो ये कानून है, ये क्या है, कानून है। जब भी कानून की कोई बात आती है, जब भी रूल की कोई बात आती है, तो वहां मस्ट का यूज किया जाता है। एक खास बात और ध्यान देंगे कि जो शुड की जो सलाह होती है उसमें कोई ज्यादा भयंकर परिणाम नहीं निकलते, लेकिन जो मस्ट की सलाह होती है उसके भयंकर परिणाम निकलते हैं। सपोज मैंने किसी को बोला कि यू शुड टेक बाथ डेली, यू शुड टेक बाथ डेली, कि आपको रोज नहाना चाहिए, ठीक है। और ऊपर वाले में मैंने क्या बोला कि यू मस्ट वियर हेलमेट वाई राइडिंग। अब देखिए कि दोनों के परिणाम में क्या फर्क पड़ गया। यदि ऊपर वाली बात कोई नहीं मानता तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा, और हो सकता है उसको जेल भी जा सकता है। तो मस्ट के परिणाम थोड़े से डेंजरस, घातक टाइप के होते हैं, लेकिन शुड के परिणाम कोई डेंजरस नहीं होते, ये बड़े सामान्य तरीके के होते हैं। इसमें न तो जेल होती, न इसमें कोई बड़ा गंभीर परिणाम निकलता। मैं किसी को बोलता हूँ यू शुड टेक बाथ डेली,
कि आपको रोज नहाना चाहिए। अब नहीं नहाएगा तो उसको जेल थोड़ी होगी, उसको कोई जुर्माना थोड़ी लगेगा। तो यही एक बड़ा फर्क है मस्ट और शुड में, कि जो शुड होता है उसमें सामान्य सलाह होती है, इसमें ज्यादा भयंकर परिणाम नहीं निकलते, लेकिन मस्ट में इसके परिणाम खतरनाक निकलते हैं। और देखते हैं वुड और यूज टू। अब देखते हैं वुड और यूज टू क्या होता है, कि इंसान एक उम्र में कुछ खास काम करता है, उसकी आदत थी वो, अब वो आदत नहीं है। दोबारा देखिए, पहले मैं कोई काम किया करता था लेकिन अब वो मैं काम नहीं करता, ठीक है, तो वो मेरी हो गई हैबिट ऑफ पास्ट, भूतकाल की आदत। अब वो काम मैं नहीं करता, तो उस केस में या तो मैं वुड यूज करूंगा या मैं यूज टू यूज करूंगा, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकता हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। और दोनों ही एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं पास्ट के हैबिट के लिए। जैसे आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैं मेरे बचपन में क्रिकेट खेला करता था। और देखिए माधुरी वुड टेक वाइन्स बिफोर हर मैरिज, तो माधुरी अपनी शादी से पहले शराब पिया करती थी। तो ये क्या है, दोनों ही सेंटेंस पास्ट की हैबिट के बारे में बताते हैं। कैसे पता चलेगा एक बात पास्ट की है, तो माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन, ये जा चुका है। और बिफोर शब्द से पता चलता है कि ये बात पहले की है, ये बात पास्ट की है। तो दोनों ही सेंटेंस में ये, इसमें तो माई चाइल्डहुड से पता चला कि बात पास्ट की है, और इस सेंटेंस में पता चला कि ये बिफोर वर्ड से कि कोई काम पहले का है। तो कोई भी काम जो पहले किया करता था, आदत थी, लेकिन अब वो नहीं है, तो उसमें हम वुड का यूज करेंगे या फिर हम यूज टू का यूज करेंगे। एग्जाम में कभी ऐसा नहीं आएगा कि एक ही ऑप्शन में, एक ही क्वेश्चन में दो ऑप्शन आ जाए वुड और यूज टू, तो ऐसा नहीं हो सकता, नेवर। आगे चलते हैं। डेयर टू क्या होता है? डेयर टू का मतलब होता है साहस, हिम्मत है। अब देखो विद्यार्थियों, हिम्मत की तो कीमत होती है, हिम्मत की कीमत होती है, मेरा सबसे बड़ा स्लोगन है। एक और बात आप देखो कि लाइफ में इंसान का कुछ भी खो जाए, हिम्मत यदि नहीं खोती तो दोबारा से जीरो से हीरो बन सकता है। तो इसलिए कहते हैं हिम्मत की कीमत होती है। अरे गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, और वो तिल्फ क्या करेंगे जो घुटनों के बल चले। तो मतलब क्या हुआ, आदमी में यदि हिम्मत है तो वो कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल जीरो से दोबारा हीरो बन सकते हैं। आपने कई एग्जांपल ऐसे लाइफ में देखे होंगे। तो हिम्मत की बात तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं डेयर टू का मतलब क्या होता है, करेज। सेंटेंस है, डू यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है कि आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, मेरे में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है। और इसके नीचे वाला सेंटेंस, आई डेयर नॉट स्पीक इंग्लिश, मेरे में इंग्लिश बोलने की हिम्मत नहीं है। तो आपने क्या देखा कि डेयर नॉट, दिस इज ए मॉडल, ये क्या है, मॉडल है। और देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, करेक्ट। अच्छा, एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज करके देगा, जैसे आई डेयर नॉट टू स्पीक इंग्लिश, आई डेयर नॉट टू स्पीक इंग्लिश, मेरे में इंग्लिश बोलने की हिम्मत नहीं है। और अब बताओ इसमें एरर क्या होगी। देखने में तो आपको एरर नहीं नजर आ रही, असलियत में मैं जब ये कहता हूं कि डेयर नॉट मॉडल है, मॉडल ही पढ़ रहे हैं तो डेयर नॉट क्या मॉडल है, तो मॉडल के बाद में टू नहीं आता। ये बात मैंने क्लास के बिल्कुल शुरू में बता दी थी, और मैंने काफी बार आपको कहा था कि इस बात को गौर करो, तो इस सेंटेंस में टू नहीं आए, करेक्ट। तो डेयर टू का मतलब क्या होता है, हिम्मत है। दोबारा सुनो, ये कंफ्यूजन की बात नहीं है कि जब जब डेयर टू आता है तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन जब जब डेयर नॉट आता है तो फिर इसमें टू नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यदि आपने डेयर नॉट के बाद में टू लगा दिया तो ये बात गलत मानी जाएगी। इन तीन बातों को दिमाग में बिठा लो, अदरवाइज आपके एग्जाम में गलती होगी। वो बात क्या है, डेयर टू फर्स्ट फॉर्म करेक्ट है, डेयर नॉट फर्स्ट फॉर्म करेक्ट है, लेकिन यदि डेयर नॉट के बाद में टू लगा दिया, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं, तो ये बात गलत मानी जाएगी। इस टू को नहीं लगाना है, बार बार बोल रहा हूं, और एग्जाम में ऐसा ही आएगा, मेरा अनुभव है इस चीज का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं नीड टू। अच्छा, एक बात खास ध्यान दो, नीड टू पढ़ाने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं कि नीड टू फर्स्ट फॉर्म इज करेक्ट, नीड नॉट फर्स्ट फॉर्म
इज करेक्ट। लेकिन यदि आपने कर दिया कि नीड नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बात गलत मानी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, सेम चीज जो डेयर पे लागू होती है वही सेम चीज नीड टू वाले में भी लागू होती है। नीड टू फर्स्ट फॉर्म करेक्ट है, नीड नॉट फर्स्ट फॉर्म करेक्ट है, लेकिन नीड नॉट के बाद ये टू है, ये नहीं आना चाहिए। बार बार कह रहा हूं स्टूडेंट्स, एग्जाम में ऐसा आएगा, इसको ध्यान देना है। अच्छा, बात करते हैं नीड नोट की। तो नीड नोट का मतलब क्या होता है, आवश्यकता है, जरूरत है। क्या मतलब होता है, आवश्यकता है, जरूरत है। अब देखते हैं कैसे। आई नीड टू कैरी अम्ब्रेला एज इट इज रेनिंग, कि आई नीड टू कैरी अम्ब्रेला, मेरे को छाता ले जाने की आवश्यकता है, एज क्योंकि इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है। तो देखो नीड टू मॉडल है और ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। यू नीड नॉट टू वॉश क्लॉथ्स एज दे आर क्लीन, कि आपको कपड़े धोने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे साफ हैं। अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, देखो यहाँ पे मैंने इनकरेक्ट लिख रखा है। इस बात को दिमाग में बिठाने के लिए ये सेंटेंस मैंने लिखा है कि ये इनकरेक्ट क्यों है। अरे ध्यान दो स्टूडेंट्स कि ये नीड नॉट मॉडल है, और मैंने क्लास की शुरुआत में बता दिया कि मॉडल के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आती है, बीच में कुछ भी नहीं आ सकता। अरे शुड टू फर्स्ट फॉर्म आता है क्या, कैन टू फर्स्ट फॉर्म आता है क्या, तो फिर नीड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म कैसे आ सकता है। मॉडल के बाद में कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, इस बात को दिमाग में बिठा। अब ये सेंटेंस ठीक कैसे हुआ, यू नीड नॉट वॉश क्लॉथ्स एज दे आर क्लीन, कि आपको कपड़े धोने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो साफ है। आगे देखते हैं। एक बात है, आपने टेंस पढ़े होंगे और टेंस में आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी। वो बात क्या है कि आपने पढ़ा है कि जो शैल के साथ तो आईवी आता है, ये बात आपने पढ़ी है, और विल के साथ बाकी सब कुछ आता है, जैसे ही, शी, इट, राम एक्सेट्रा। ये बात तो स्टूडेंट्स टेंस की है। गौर करो कि आईवी के साथ सेल आता है और बाकी सबके साथ विल आता है, ये बात तो टेंस की है। लेकिन ये काम उल्टा हो गया, किसमें उल्टा हो गया, मॉडल्स में। मॉडल्स में उल्टा हो गया। क्या काम उल्टा हो गया, गौर करो। आईवी के साथ तो विल आएगा लेकिन बाकी सबके साथ सेल आएगा। इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो, इस बात को समझ जाओ कि आईवी के साथ सेल आएगा लेकिन बाकी सबके साथ विल आएगा, ये बात टेंस की है। लेकिन मॉडल्स के अंदर क्या हो जाएगा, आईवी के साथ विल आएगा और बाकी सबके साथ सेल आएगा, ये फर्क है। अच्छा, ये टेंस की बात तो हम करते नहीं है, लेकिन अब ये वाली बात हम करते हैं। कौन सी, ये मॉडल वाली बात। ठीक है, ये मॉडल वाली बात करते हैं। तो देखो, क्या ऐसी कंडीशन होती है कि आईवी के साथ विल लगाना पड़ेगा और ही, शी, इट, दे, राम जो है इनके साथ सेल लगाना पड़ेगा। तो वो बात क्या है, इस बात पे हम गौर करते हैं कि क्या कंडीशन है। वो कंडीशन है कि यदि किसी वाक्य में डिटर्मिनेशन हो। अब डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय, प्रोमिस हो, वादा, ऑर्डर हो, आदेश या आज्ञा, वार्निंग हो, चेतावनी, और थ्रेट हो, धमकी। यदि किसी वाक्य में 5 भावनाएं हो, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, प्रोमिस, वादा, ऑर्डर, आदेश, वार्निंग, चेतावनी, और थ्रेट, धमकी, यदि ये भावनाएं किसी वाक्य में हैं तो उस समय ये नियम लगा दो। कौन सा नियम, आईवी के साथ तो विल और बाकी सबके साथ शैल। देखते हैं कैसे। सेंटेंस नंबर 1 देखो गौर से कि स्टूडेंट शैल कीप देयर मोबाइल्स ऑन साइलेंट मोड। सपोज आप मेरी कोचिंग में पढ़ते हैं और मैंने विद्यार्थियों को ये बोला कि विद्यार्थी अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखेंगे, तो क्या आपको ये फीलिंग नहीं होती क्या कि ये तो ऑर्डर है, ये सुनने में ऑर्डर लग रहा है, नहीं लग रहा क्या कि स्टूडेंट्स अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखेंगे, तो ऑर्डर है। तो एक बात बताओ, टेंस में तो स्टूडेंट वर्ड के साथ हमेशा विल आता है, याद है आपको, बताई दी बात। लेकिन यहां पे आपको शैल यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑर्डर वाला वाक्य है, और यहां पे फिर मॉडल की बात क्या हो जाएगी कि शैल कहां आता है, आईवी तो विल के साथ आता है, बाकी सबके साथ, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, स्टूडेंट कुछ भी हो, शैल आएगा। ओके। अब दूसरी बात क्या है कि आई विल हेल्प यू वन डे, एक दिन मैं आपकी सहायता करूंगा, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो।
तो एक दिन मैं आपकी सहायता करूंगा, मेरा विश्वास करो। अरे ये सेंटेंस सुनने के बाद आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये प्रॉमिस है? मैं आपका एक दिन सहायता करूंगा कि ये प्रॉमिस नहीं है क्या? प्रोमिस है, इसमें भावना है, प्रोमिस की फीलिंग आ रही है। जब प्रोमिस है तो आई के साथ शैल नहीं लगा के हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। यदि प्रोमिस वाला वाक्य नहीं होता तो टेंस का वाक्य होता है, उसमें शैल आता। यही बात मैंने बोली है कि इस वाक्य में प्रोमिस की भावना आ गई, और प्रोमिस की भावना कारण यहां पे शैल नहीं लगा के हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। ओके, तीसरा सेंटेंस देखते हैं कि आई विल नॉट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द एम्परर इन एनी सर्कमस्टेंसेस। कि जैसे कोई बहुत ही स्वाभिमानी राजा है, जैसे महाराणा प्रताप, ठीक है। अब महाराणा प्रताप को किसी ने कहा कि बादशाह की जो आप गुलामी स्वीकार कर लो, तो महाराणा प्रताप क्या कहते हैं कि आई विल नॉट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द एम्परर इन एनी सर्कमस्टेंसेस। कि मैं किसी भी कंडीशन में बादशाह की जो गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा, उसके सामने आत्मसमर्पण, सरेंडर नहीं करूंगा। अरे इतने डेंजरस तरीके से वो महाराणा प्रताप जी बोलते हैं, तो क्या ये आपको डिटर्मिनेशन नजर नहीं आता क्या? डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? दृढ़ निश्चय। अरे महाराणा प्रताप पूरी जिंदगी इसी बात पे अड़े रहे, दृढ़ निश्चय था ये। तो ये जो बात है ये दृढ़ निश्चय की है। अरे दृढ़ निश्चय की है तो फिर यहां पे देखो शैल नहीं आएगा, विल ही आएगा। ये बात आपको मैंने बताई है। ओके, कि आई विल कट ऑफ योर हेड इफ यू अब्यूज मी अगेन। कि मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा यदि दोबारा से गाली दी तो एक बात बताओ, ये धमकी नजर नहीं आ रही क्या? कि मैं सिर ही काट दूंगा यदि मेरे को दोबारा गाली दी तो ये धमकी है, ये थ्रेट है। तो धमकी वाले वाक्यों में ये देखो, ये थ्रेट है, तो धमकी वाले वाक्यों में आईवी के साथ विल और बाकी सबके साथ शैल। तो ज्यादातर मॉडल्स तो आपको आते हैं और उसमें कंफ्यूजन नहीं है। अक्सर शैल विल वाला जो कंसेप्ट है ये आपको कंफ्यूज कर देता है। तो मैं एक ही बात में बताता हूं कि बड़ी सिंपल बात है कि यदि किसी वाक्य में डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, प्रोमिस, वादा, ऑर्डर, आदेश, वार्निंग, चेतावनी, थ्रेट, धमकी आ जाए तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे सैनिकों, आई वी के साथ तो विल कर दो और बाकी सबके साथ शैल कर दो। और नीचे जो वाक्य है, सेंटेंस दे रखे, उनमें कोई ना कोई भावना आई है। पहले सेंटेंस में ऑर्डर आया, दूसरे में प्रोमिस, तीसरे में डिटर्मिनेशन और चौथे में थ्रेट आया है। इसलिए हमने क्या किया, आई बी यदि आ रहा है तो विल किया है और बाकी सबके साथ शैल किया है। तो बोलो कैसा लगा? उसके बाद देखते हैं विद्यार्थियों, हैज टू, हैव टू। अब देखो बात ऐसी है कि इंसान तो अपने मन की करना चाहता है। क्या चाहता है? कि जो मेरे मन में आए वो करो, मैं मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीऊं। लेकिन होता अक्सर लाइफ में क्या है, कुछ काम हमें मजबूरी में भी करने पड़ते हैं। तो मजबूरी में जो काम किए जाते हैं तो उसके लिए अपने पास दो ऑप्शन है, हैज टू और हैव टू। ये क्या लिख रहा है? ऑब्लिगेशन ऑफ प्रेजेंट। अरे वर्तमान में अभी आपके सामने कोई मजबूरी है तो आप या तो हैज टू का यूज करोगे या हैव टू का। किस केस में थोड़ा मैं बता देता हूं। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हैज टू आएगा। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है वाक्य में तो हैव टू। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज टू, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव टू। इनसे हमें वर्तमान काल की क्या ऑब्लिगेशन, मजबूरी के बारे में पता चलता है। देखते हैं कैसे। एक सेंटेंस है कि सूरज हैज टू गेट अप एट 4 AM। सूरज को सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। हो सकता है सूरज कोई स्टूडेंट हो सकता है वो कोई सैनिक हो, तो उठना तो चाहता नहीं। सपोज उसको मन करता है सोता रहूं मैं आराम से, सपने देखता रहूं। अरे सपने देखने से क्या होता है, उठना पड़ता है ना। तो ये मजबूरी नहीं बन गई क्या कि सूरज हैज टू गेट अप एट 4 AM, सूरज को 4 बजे उठना पड़ता है। तो ये इसकी मजबूरी है। तो मजबूरी के लिए सूरज देखो सिंगुलर है, अरे सूरज तो एक ही है, तो सिंगुलर है तो हैज टू आएगा क्योंकि ये मजबूरी वाला वाक्य है। हैव टू नहीं आएगा, सूरज एक ही है। और देखो क्या फर्स्ट फॉर्म आ रही है क्या? ऑफ कोर्स, ये देखो गेट अप फर्स्ट फॉर्म और ये मॉडल है। ठीक है, अब देखो दूसरा सेंटेंस कि लेडीज हैव टू फेच वाटर फ्रॉम रिमोट एरियाज इन जैसलमेर। अब राजस्थान के हम रहने वाले हैं और राजस्थान के बारे में एक बात आपने सुनी होगी कि जैसलमेर, बाड़मेर के जो इलाके हैं वहां पे एक कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ पे घी ज्यादा है, पानी कम है। पानी भी है तो बहुत गहरा है, और आज भी जैसलमेर के जो इलाके हैं वहां पे जो महिलाएं हैं कतार बना के जाती हैं और दूर दूर से कुओं से पानी लेके आती हैं। तो क्या ये
एक बात बताओ, उनकी एक हॉबी है क्या पानी लाना? अरे हॉबी नहीं, उनकी मजबूरी है, ठीक है ना। तो लेडीज एक नहीं है, एक तो लेडी होता है, ये लेडीज अनेक हैं। तो लेडीज हैव टू फैच वाटर फ्रॉम रिमोट एरियाज, महिलाओं को फैच करना पड़ता है, दूर से लाना पड़ता है वाटर, पानी को, फ्रॉम रिमोट एरियाज इन जैसलमेर, जैसलमेर में दूर के इलाकों में। तो इनकी मजबूरी है। तो एक बात बताओ, मजबूरी के लिए तो हैव टू आता है। तो लेडीज कई हैं, प्लूरल है तो हैव टू आ गया। अब फेज का है, ये फर्स्ट फॉर्म है, कुछ पता चला। तो वर्तमान काल की मजबूरी के लिए क्या आता है? हैव टू। जैसे कई बार हम बोलते हैं, हमने सुना है आई हैव टू गो, आई एम गेटिंग लेट, कि मुझे जाना पड़ेगा, मैं लेट हो रहा हूं। तो जाना चाहता है क्या? नहीं चाहता, जाना पड़ेगा, हो गई ना मजबूरी, ये बात है। आगे देखो, फिर मैंने क्या बताया कि एक बात बताओ, अभी तो मजबूरी जो है प्रेजेंट की, तो हैज टू हैव टू लगा दिया। लेकिन ऐसी भी तो बात है, जब याद करते हैं अपने अतीत को, हमारे पास्ट को, तो उस समय भी कोई मजबूरी रही होगी। कि मेरे को ये काम करना पड़ा, करना तो नहीं चाहता था लेकिन हो गई मजबूरी। अब हो गई तो मजबूरी, अब मजबूरी का नाम क्या है? आगे देखो कि हेड टू क्या होता है? ऑब्लिगेशन ऑफ पास्ट, मजबूरी। कैसी मजबूरी? भूतकाल की, पास्ट की, अतीत की हमारी मजबूरी। हमारा जो अतीत है, पास्ट है, उसकी मजबूरी। कोई काम करना तो नहीं चाहता लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, कर दिया वो काम। कैसे? देखते हैं। सेंटेंस क्या है? आई हैड टू पास नाइट एट द प्लेटफॉर्म लास्ट नाइट। एक सिचुएशन लेके चलते हैं कि मैं कल प्लेटफॉर्म पे गया, ठीक है, मेरी ट्रेन छूट गई। अगली ट्रेन जो है सुबह 4 बजे आनी थी। अब घर वापस आऊं, फिर 4 बजे जाऊं, तो ये बड़ा बोरिंग काम हो जाएगा, बड़ा ही भागम दौड़ मच जाएगी। तो इसलिए फिर मैंने क्या सोचा कि ये रात तो प्लेटफॉर्म पे ही गुजारनी पड़ेगी। तो सेंटेंस क्या है कि आई हैड टू पास नाइट एट द प्लेटफॉर्म लास्ट नाइट, कि कल रात को मेरे को रात प्लेटफॉर्म पे गुजारनी पड़ी। अरे एक बात बताओ, सेंटेंस से क्या पता चलता है कि ये मेरी कोई हॉबी थी क्या? मैं चाह रहा था गुजारना लेकिन मजबूरी हो गई। और मजबूरी हो गई तो मजबूरी के लिए 3 शब्द आते हैं, हैज टू, हैव टू प्रेजेंट में, और हैड टू आता है पास्ट में, ठीक है। कैसे पता चलेगा ये पास्ट की मजबूरी है? अरे यहां देखो, लास्ट नाइट लिखा हुआ है, पिछली रात। अरे पिछली रात का मतलब हो गया पास्ट, तो पास्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या है? हैड टू। और हैड टू के बाद ये देखो फर्स्ट फॉर्म। अच्छा ये बात करते हैं कि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए, चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए किसका यूज किया जाता है? हैड टू का। तो निष्कर्ष ये निकला, प्रेजेंट टेंस की मजबूरी के लिए, जो प्रेजेंट टाइम की मजबूरी के लिए हैज टू, हैव टू, लेकिन पास्ट टाइम की मजबूरी के लिए हैड टू का यूज किया जाता है। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं एक बात, खास बात आपको बताता हूं कि रिक्वेस्ट तो लाइफ में बहुत जरूरी है। अब किसी को आप ऐसे बोलो, अंदर आ रहा हूं मैं, पानी लेके आओ, चल ये दे, चल वो दे, तो ये कोई तरीका है क्या बोलने का? नहीं। हमें एक, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सिविलाइज्ड लोग हैं, हमें एटिकेट्स कल्चर है। तो एक पढ़ा लिखा आदमी हमेशा रिक्वेस्ट करता है, अपने बराबर वालों से, दोस्तों तो नहीं करता, लेकिन कम से कम उम्र में बड़ा है, एल्डर है, कोई सीनियर, तो रिक्वेस्ट करना चाहिए, ये हमारे अच्छे संस्कार है। तो रिक्वेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, कुछ मॉडल्स हैं, देखते हैं क्या है। मैंने एक बड़ा सिंपल सा एक कंसेप्ट लिया कि हम अंदर आना चाहते हैं, ठीक है, और अलग अलग केस में अलग अलग लोगों से क्या है, हम परमिशन ले रहे हैं। पहला जो सेंटेंस है उसको आप पढ़ो कि कैन आई कम इन राहुल, राहुल मैं अंदर आ जाऊं क्या? अरे राहुल, उसका नाम ले रहा हूं तो पता नहीं चल रहा है कि राहुल कौन है। राहुल अंकल जी तो नहीं हो सकते, अंकल जी का नाम कहा लेते हैं। राहुल कोई ऑफिसर भी नहीं हो सकता, ऑफिसर का नाम नहीं लेते। राहुल कोई बड़ा आदमी नहीं हो सकता। अरे नाम, जिसका नाम लेके पुकार रहे हैं वो हमारा दोस्त हो सकता है, हमारी बराबर उम्र का हो सकता है, या दोस्त हो सकता है, या बराबर उम्र का हो सकता है। तो बराबर उम्र वालों में जो रिक्वेस्ट की जाती है, परमिशन वगैरह ली जाती है, तो कैन का यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई सी योर मोबाइल? रेखा, रेखा आपके मोबाइल में देख सकता हूं क्या? तो रेखा वर्ड यूज कर दिया, तो मतलब क्या, रेखा कोई मेरी एल्डर नहीं है, रेखा कोई मेरी ऑफिसर नहीं है, कोई टीचर नहीं है, वो बराबर उम्र की है। समझ गए बात को? तो किसी बराबर उम्र वाले में जब परमिशन लेते हैं तो कैन का यूज करेंगे। ये राहुल से पता चल रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरा सेंटेंस देखो, कुड आई कम इन अंकल? अंकल जी अंदर आ जाऊं क्या? यहां पे कुड का यूज किया है। अरे जब राहुल से बात कर रहा हूं तो कैन, और अंकल से बात कर रहा हूं तो कुड। इसका मतलब ये हमसे एल्डर हैं, हमसे बड़े हैं उम्र में। ये रिश्ते में बड़े हो चाहे उम्र में बड़े हो, तो उम्र में बड़ा है चाहे रिश्ते में बड़े हैं,
तो उस केस में सम्मान दिखाना पड़ता है। क्या दिखाना पड़ता है? सम्मान। अरे अंकल जी को ऐसे बोल देंगे क्या, अंदर आ जाऊं? क्या तरीका है? सम्मान दिखाओ, अंकल जी अंदर आ जाऊं, क्या ऐसे हिसाब से बोलो। तो जब हम सम्मान दिखाना चाहते हैं तो कुड का यूज करें। एक बात ध्यान देंगे, ये बिल्कुल इनफॉर्मल वे है। कहने क्या है? बिल्कुल इनफॉर्मल वे है। इसमें कोई सम्मान वाली बात नहीं होती, इसमें कोई रेस्पेक्ट वाली बात नहीं होती, लेकिन कुड में कैन की अपेक्षा ज्यादा सम्मान होता है। ओके, उसके बाद ध्यान देते हैं कि मैं बोल रहा हूं मे आई कम इन सर और मे आई कम इन मैडम। ये तो सेंटेंस हजारों बार पक गए हम, तो बचपन से बोल बोल के पक गए। पहले स्कूल में बोला, फिर कॉलेज में बोले, और यदि जॉब वगैरह कर रहे हैं तो इसको जो ऑफिस में बोले, तो ये सेंटेंस तो खूब ही सुना होगा। अरे ऐसा क्या हो गया कि इसमें मे का यूज कर रहे हैं? ध्यान दो। अरे हम बात किससे कर रहे हैं? सर और मैडम। या तो आप ये टीचर हैं, या आपके सीनियर है, या आपके ऑफिसर है। तो मतलब स्कूल कॉलेज और ये जो ऑफिस की बात यदि आ जाए, स्कूल कॉलेज और ऑफिस की जब बात आ जाती है, तो उस केस में हमें फॉर्मेलिटी दिखानी पड़ती है, औपचारिकता दिखानी पड़ती है, और उस केस के में हमें मे का यूज करना चाहिए। क्या फर्क हुआ कि कैन का यूज बराबर उम्र वालों में, परिवार में, दोस्तों में, कुड का यूज उम्र में बड़ा है, रिश्ते में बड़ा है, और मे का यूज जब बात स्कूल कॉलेज और ऑफिस की हो जाए। और ये जो मे है ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है, फॉर्मल तरीके से, औपचारिकता से, ठीक है ना। अच्छा, आखिरी बात, जो आखिरी जो सेंटेंस है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। ये देखो, वुड से स्टार्ट हो रहा है। जैसे वुड यू प्लीज ओपन द विंडो मैडम, कि मैडम आप विंडो खोलेंगे क्या? एक बात बताओ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको तरीका बताता हूं। जैसे सपोज बस में मैं सफर कर रहा हूं, और बगल में कोई मैडम जी बैठी हैं। मैंने उसको पहले बोला कि कैन यू ओपन द विंडो, तो उसने मेरी तरफ देखा, विंडो नहीं खोली। उसके बाद मैंने बोला कुड यू ओपन द विंडो, दोबारा देखा, आधा ही विंडो खोला। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कैन से भी विंडो नहीं खोला, कुड से भी विंडो नहीं खोला, तो अब क्या करें? तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि मेरे सर ने बताया था कि सबसे पोलाइट वे जो होता है वो होता है वुड। सबसे पोलाइट वर्ड होता है रिक्वेस्ट को, होता है वुड। और वुड के साथ हमेशा प्लीज का कॉम्बिनेशन होता है। जब जब किसी वाक्य में वुड आएगा तो प्लीज आएगा। तो जैसे ही मैंने मैडम जी से बोला कि वुड यू प्लीज ओपन द विंडो मैडम, तो मैडम जी ने वो विंडो खोल दिया। अरे क्या मतलब निकला कि जब जब किसी सेंटेंस में प्लीज आए, जब जब किसी सेंटेंस में वुड आए, तो ये कॉम्बिनेशन है। तो जब जब, अच्छा सेंटेंस हो गया तो कैसे पता चले? सर कुड भी तो लिख सकते हैं। बड़ी सिंपल, सेंटेंस में आपको प्लीज देगा। यदि सेंटेंस में प्लीज वर्ड देख लिया तो इसका मतलब क्या है? आप मजबूर हो गए, अब तो वुड ही लगाना पड़ेगा। ये बात है, पता चला? आगे चलते हैं। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा रूल है, और अक्सर इसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सिंपल सिंपल मॉडल से तो जमाने गए पूछने के, अब थोड़ा सा टिपिकल पूछने लगे, तो इस पर थोड़ा आप ध्यान देंगे। एक बात है, पहले मैं बताता हूं कि लास्ट के साथ शुड का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे सीताराम राधे श्याम, कॉम्बिनेशन है ना। तो वैसे ऐसा मानो कि लास्ट के साथ शुड का कॉम्बिनेशन है। कैसे? कि जब जब सेंटेंस में लास्ट आएगा तो आगे जाके कहीं शुड आएगा। इस बात को ढंग से दिमाग में बिठा लो। क्या? जब जब लास्ट आएगा तो शुड ही लगाना है। अच्छा, एक और बात ध्यान दो, इस लास्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में समझो। कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कि कहीं ऐसा न हो जाए। अरे पढ़ लो कि कहीं तुम फेल ना हो जाओ। अब देखो स्टूडेंट्स, कि जब जब लास्ट आएगा तो उसमें क्या आएगा? शुड आएगा। अब एक बात ध्यान दें कि वॉक फास्ट, तेज चलो, लेस्ट, कि कहीं ऐसा न हो जाए, यू शुड मिस द ट्रेन, कि तुमसे ट्रेन मिस हो जाएगी। वॉक फास्ट, तेज चलो, लेस्ट, कि कहीं ऐसा नहीं हो, यू शुड मिस द ट्रेन, तुमसे ट्रेन मिस हो जाए। अब कई स्टूडेंट के दिमाग में तुरंत एक बात आई है कि सर ये तो शुड आ रहा है, शुड का मतलब आपने चाहिए बताया था, तो इसका तो मतलब ये निकल रहा है कि वॉक फास्ट, तेज चलो, लेस्ट, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि तुमसे ट्रेन छूट जानी चाहिए। ऐसा नहीं स्टूडेंट, हर जगह हर चीज को लागू नहीं करते। इसका जो ट्रांसलेशन बता रहा हूं मैं, वो बता रहा हूं, वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। वो ट्रांसलेशन क्या है इसका? कि वो फास्ट, तेज चलो, लास्ट, की कहीं ऐसा नहीं हो, यू शुड मिस द ट्रेन, तुमसे ट्रेन मिस हो जाए। एक बात ध्यान दो, एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में लास्ट देगा, ठीक है।
और आपको क्या करना है, ये शुड करना, बस कलेश खत्म, ज्यादा दिमाग में। क्या होगा, अरे लास्ट देगा उसमें शुड फिल कर देना। लेकिन एक बात और खास है, वो आप ध्यान देना कि ये बात तो आप समझ गए कि जब जब लास्ट आएगा तो गुरुजी ने बताया था कि हमें शुड लगाना है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन ध्यान देना, कभी भी इसमें नोट मत लगाना, अधूरा ज्ञान हमेशा हैरान करता है। एग्जाम में शुड तो देगा लेकिन वो नोट भी लगा के दे देता है एक ऑप्शन में, तो ध्यान देना, नोट मत करना। क्यों, इसका थोड़ा डीप में बता देता हूं। अरे नया वर्ड यहाँ पे आ गया तो सेंटेंस नेगेटिव बन गया, दोबारा से नेगेटिव बनाना ये कोई औचित्यपूर्ण बात नहीं है, कोई लॉजिकल बात नहीं। तो निष्कर्ष ये निकला कि लास्ट के बाद शुड लगाना है, क्या लगाना है, शुड, लेकिन उस शुड में नोट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स एक बात, आदमी इस दुनिया में भाग दौड़ में ऐसा लगा रहता है, लगा रहता है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, उसके सपने पूरे नहीं होते, और फिर वो बैठा 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 उदास हो जाता है, और फिर वो कल्पना ही करता है, काश मैं आईएएस होता तो ऐसा करता, काश मैं राजा होता तो ऐसा करता, काश ये होता, काश वो होता। और कुछ काश तो इंसान की जिंदगी में पूरे नहीं हो पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आदमी आशावादी नहीं हो, आदमी को होपफुल होना चाहिए। अरे मैंने सपोज 100 कल्पनाएं की, अरे 10-20 भी पूरी हो गई तो बहुत है, ठीक है ना, बट समझे। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं कि वो कुछ कल्पनाशीलता वाले होते हैं, इंसान बैठा बैठा कल्पना करता है, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। अब देखो कैसे, मैं बताता हूं। एक सेंटेंस है कि इफ आई वर ए लॉयन आई वुड रोर, कि यदि मैं, अच्छा एक बात है, इफ आई वर ए लॉयन, यदि मैं एक शेर होता, आई वुड रोर, तो मैं दौड़ता। रोर का मतलब क्या है, आई इफ आई वर ए लॉयन, यदि मैं शेर होता तो आई वुड रोर, मैं दौड़ता। इफ आई वर ए किंग, यदि मैं राजा होता, आई वुड बिल्ड ए कैसल, तो मैं एक क्या बनाता, गढ़ बनाता, एक किला बनाता। स्टूडेंट्स मेरे को किले बहुत अच्छे लगते हैं, ये मेरे मन की बात। किले, हवेलियां, गढ़, अरे ये तो राजपूतों की शान है, ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो इफ आई वर ए किंग, यदि मैं राजा होता, आई वुड बिल्ड ए कैसल, तो मैं एक क्या बनाता, एक गढ़ किला बनाता। ठीक है, ये टी साइलेंट, इसको कैस्टल नहीं बोलेंगे, कैसल बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाता। ये छोटे बच्चे करते हैं ना कि पक्षी हूं और आकाश में उड़ जाऊं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो बच्चों की कल्पना है कि इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, कि आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाता। अरे तीनों कल्पना नहीं दिख रही क्या, शेर होता तो दौड़ता, राजा होता तो किला बनाता, और पक्षी होता तो उड़ जाता, कल्पना है। चलो इससे बात क्या हुई, क्या काम की बात है कि यदि किसी सेंटेंस में इफ आ जाए, फिर सब्जेक्ट आ जाए, फिर वर आ जाए, क्या आ जाए, इफ प्लस वर आ जाए, तो आगे जाके बिना सोचे समझे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। मतलब क्या, यदि सेंटेंस में इफ प्लस वर आ जाए, आगे जाके वुड मॉडल ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। इसके लिए मैंने नीचे एक फॉर्मूला लिख दिया है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और आगे जाके वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या ये कल्पना वाले सेंटेंस नहीं है क्या? अरे आप भी तो कल्पना करो, चुप क्यों बैठे हो, कि काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं गरीबों का उद्धार कर देता। आगे देखते हैं। अब एक बात पे ध्यान देते हैं, कई बार क्या होता है कि मलाल होता है। क्या होता है, मलाल। नहीं, मलाल वर्ड का मतलब क्या होता है, रिमोर्स, पश्चाताप। वो बात आपने सुनी होगी कि अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। हम्म जब काम ही बिगड़ गया तो अब पछताने से क्या होता है। तो एक बात है, लाइफ में कुछ मिस्टेक हो जाती है और उन काम को हम टाइम पे नहीं कर पाते, तो जिंदगी भर उनका मलाल होता है। मलाल तो होता है, पश्चाताप होता है, रिमोर्स होता है। उन बातों को याद कैसे दिलाते हैं वो देखते हैं कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करते, देखो भाई सेकंड फॉर्म है, यू वुड पास इन द एग्जाम, तो तुम एग्जाम में पास हो जाते। इफ यू रेन फास्ट, ये देखो रेन सेकंड फॉर्म है, इफ यू रेन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते, यू वुड कैच ट्रेन, तो तुम ट्रेन पकड़ लेते। कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते तो पास हो जाते, और तेज दौड़ते तो ट्रेन पकड़ लेते। न तो तुमने मेहनत की, न पास हुए, न तेज दौड़े, न वो ट्रेन पकड़ी।
समझाना क्या चाह रहा हूं, देखो दोनों सेंटेंस में इफ आ रहा है, उसके बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रहा है। तो यदि किसी सेंटेंस में इफ सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म आ गया तो प्यारे विद्यार्थियों बिना सोचे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, कभी गलत नहीं हो। अनुभव कहता है, लंबा अनुभव है। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो आगे जाके वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा ये बात अब है और बस अब मॉडल खत्म ही होने वाले हैं। हैव ए पेशेंस। क्या थके क्या? ओके, सेंटेंस है, एक बात है। कई बार क्या होता है कि हम कई बार दोस्तों को एक प्रकार से बुरा भला कह देते हैं। यदि आप मेरे को शादी में बुलाते तो मैं जरूर आता। नहीं कह देते क्या? कई बार माँ बाप कह देते हैं कि यदि तुम पैसे बचाते तो आज गाड़ी खरीद लेते। नहीं कहते? कई बार हमारे खास दोस्तों कहते हैं अरे यदि आप हमारा विश्वास करते तो हम आपकी जरूर सहायता करते। नहीं कहते क्या? ऐसी बातों को चलो कहते हैं कि इफ यू हैड इनवाइटेड मी, यदि आप मेरे को इनवाइटेड कर चुके होते, आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी, तो मैं जरूर पार्टी को अटेंड कर चुका होता। इसका मतलब क्या? न तो इनवाइट किया न अटेंड किया। इफ यू हैड सेव्ड मनी, यदि आप पैसे बचा चुके होते, यू वुड हैव बॉट द कार, तो आप कार खरीद चुके होते। इफ यू हैड बिलीव्ड मी, यदि आप मेरा विश्वास कर चुके होते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं आपकी सहायता कर चुका होता। देखो ध्यान दे बात क्या है, तीनों ही सेंटेंस में इफ दिख रहा है, करेक्ट। ये देखो इफ, तीनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट दिख रहा है, यू सब्जेक्ट है। तीनों ही सेंटेंस में हैड दिख रहा है और तीनों ही सेंटेंस के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, इनवाइटेड थर्ड फॉर्म, सेव्ड थर्ड फॉर्म, बिलीव्ड थर्ड फॉर्म। तो यदि किसी सेंटेंस में इफ प्लस सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म आ जाए तो प्यारे विद्यार्थियों, अरे नौजवानों, चिंता की कोई बात नहीं है। आगे क्या कर देना है? वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है। क्या निष्कर्ष निकला? अरे निष्कर्ष ये निकला कि हमारे सर ने ये बताया कि यदि सेंटेंस में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो आगे जाके वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। सोच लो, समझ लो, इस बात को दिमाग में बिठाओ। तो ये देखो, ये अपना क्या बन गया? स्ट्रक्चर सेम। क्या? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो आगे जाके वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, आगे चलो। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स कि एक बात तो सुनी होगी कि अच्छे काम करते हैं तो आशीर्वाद मिलता है और बुरे काम करते हैं तो अभिशाप मिलता है। तो ये तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। तो आशीर्वाद, अभिशाप और इच्छा वाले जो वाक्य हैं जिनमें ये आशीर्वाद, ब्लेसिंग, अभिशाप, कर्स और विश, ऐसी भावना यदि किसी सेंटेंस से प्रकट होती है तो उनको क्या बोलता है? उनको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिसमें आशीर्वाद, अभिशाप और इच्छा हो, ऐसे वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला। क्या होता है उनमें? बड़ा सिंपल काम है, वो हमेशा में से स्टार्ट होते हैं ऐसे सेंटेंस। और आखिरी में ये जो आपको दिख रहा है, ये मतलब अपोजिट आई का जैसा निशान, ये मार्क, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी साइन। तो कोई सेंटेंस आशीर्वाद, अभिशाप, इच्छा का है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और आखिरी में उसके अंदर क्या आएगा? साइन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी साइन। फॉर एग्जाम्पल, मे यू विन द मैच, भगवान करे आप मैच को जीतो। ये देखो शुरू में मे आ गया और आखिरी में ये देखो ये निशान आ गया, ये मार्क आ गया। मे यू सक्सीड इन लाइफ, भगवान करे आप लाइफ में सफल हो, ये में आ गया, तो ये क्या हो गया? साइन। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले। ठीक, तो ये क्या हो गया? मे से शुरू और इससे शुरू खत्म। अच्छा एक बात बताओ, बुरे कर्म करोगे तो लोग क्या बोलेंगे कि मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम नरक में जाओ, ऐसे बोलेंगे। तो ये क्या? अभिशाप है, तो मे से शुरू है और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष निकला कि यदि किसी सेंटेंस में आशीर्वाद, अभिशाप, इच्छा है तो सेंटेंस की शुरुआत में से होगी और आखिरी में ये निशान है, ये पहचान है, ऐसे ये निशान है, ये आएगा क्या? एक्सक्लेमेटरी साइन। आगे देखते हैं आखिरी रूल। अब एक और बात है कि यदि किसी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आ रहा है और उसमें ही आगे जाके सो दैट आ रहा है, सो दैट का मतलब क्या होता है? ताकि, और तो फिर हमेशा में आएगा। लेकिन सेंटेंस में यदि सेकंड फॉर्म आ रहा है और सो दैट आ रहा है तो आगे माइट आएगा। दोबारा देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? सो दैट तो दोनों में आ रहा है और दोनों का मतलब क्या है? ताकि।
इसका हिंदी इसका अर्थ है, यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, मतलब फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो मे लगा दो। क्या लगा दो? फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो मे। और यदि सेंटेंस सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस का है, तो लगा दो माइट। फर्स्ट फॉर्म है तो मे लगा दो, सेकंड फॉर्म है तो माइट लगा दो, दोनों में आएगा सो दैट। क्या मतलब होता है देखते हैं। सेंटेंस है वी ईट, हम खाते हैं, वी ईट हम खाते हैं, सो दैट ताकि, वी मे लिव हम जी सके। अरे हम खाते हैं ताकि हम जी सकें, तो देखो सो दैट मिल गया, ये ईट फर्स्ट फॉर्म मिल गई, जब फर्स्ट फॉर्म सो दैट मिल गया तो मे लगा दिया। क्या लगा दिया? मे लगा दिया। तो हम खाते हैं ताकि हम जी सकें, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम जीते ताकि हम खा सकें, सही बता दो। ऑल राइट। अब सेकंड बात क्या है कि यदि सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ गया तो सो दैट आ रहा है तो उसमें माइट लगाना है। कैसे? वी रेन फास्ट, हम तेज दौड़े, सो दैट ताकि, वी माइट कैच द ट्रेन। वी रेन फास्ट, हम तेज दौड़े, सो दैट ताकि, वी माइट कैच द ट्रेन, हम ट्रेन को पकड़ पाए। बड़ी सिंपल बात है स्टूडेंट, ये सो दैट दिख रहा है, ये रेन सेकंड फॉर्म दिख रहा है, अरे सो दैट सेकंड फॉर्म आ गया तो फिर क्या लगाना है? माइट। वेरी सिंपल, आगे चलते हैं। तो हाँ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं जो कुछ भी आज हमने पढ़ा मॉडल्स के बारे में, तो उसी कंसेप्ट के बेस पे ये क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस है अरिहंत बुक से लिए गए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस के जैसे ही आपके एग्जाम में आते हैं, कंसेप्ट वही रहता है। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आगे देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट मॉडल्स वर्क। तो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और उनमें आपको मॉडल भरनी है। पहला जो क्वेश्चन है, सी एक्सपेक्ट दैट हर सन। एक्सपेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? वह उम्मीद करती है, उसे ऐसी संभावना है कि उसका सन, उसका बेटा शायद लौटे। तो एक बात बताओ, ये जो एक्सपेक्ट है इससे क्या पता चल रहा है? उम्मीद है, आशा है, संभावना है। और संभावना के लिए मैंने क्या बताया था? मे। तो मे रिटर्न हो जाएगा। सी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन मे रिटर्न, वो ऐसी उम्मीद करती है कि उसका बेटा लौटे। तो मे होता है संभावना के लिए, उसमें आ गया। इट इज पॉसिबल मार्लो, उसके बाद मे राइट की माइट हैव रिटर्न, माइट राइट की नन ऑफ दिस। सोचो, इट इज पॉसिबल मार्लो माइट हैव रिटन प्लेस फॉर शेक्सपियर। तो देखो एक बात बताओ कि शेक्सपियर को मरे हुए जमाने हो चुके हैं, ठीक, बात पुरानी हो चुकी है। और मे राइट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो संभावना वर्तमान में बताता है। माइट राइट जो है वो हो सकता है, लेकिन ये पास्ट की तरफ नहीं जा रहा। माइट हैव रिटन ही होगा। क्यों? इट इज पॉसिबल, ऐसी संभावना है कि मार्लो माइट हैव रिटन प्लेस फॉर शेक्सपियर। ये बिल्कुल सही सटीक हिंदी अनुवाद दे रहा है कि ऐसी संभावना है कि संभवतः, शायद मार्लो नाम के किसी व्यक्ति ने ही शेक्सपियर के प्लेस, प्लेस का मतलब क्या हुआ? नाटक लिखे हैं। ठीक है, तो ये मे राइट इसलिए नहीं आ सकता कि मे तो संभावना वर्तमान की बताता है और माइट भी वर्तमान की बताता है, लेकिन माइट हैव जो थर्ड फॉर्म आ जाता है तो ये पास्ट की संभावना चली जाती है। और शेक्सपियर जो पास्ट की बात है, शेक्सपियर आज हमारे बीच नहीं है, 500 साल पहले हुए थे, इसलिए मजबूर कर दिया शेक्सपियर के नाम ने, इस घटना ने, कि माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो ऐसी संभावना है कि मार्लो ने शेक्सपियर के लिए प्लेज, नाटक लिखे थे। ऑलराइट, आई फेल्ट दैट ही मे बी ए चीट, ही कैन बी ए चीट, ही माइट बी ए चीट, आई ही विल बी ए चीट। ओके, तो देखने में तो ऐसा फील होता है कि इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, कि जैसे ऑल फेल्ट दैट, सभी ने ऐसा महसूस किया कि वह शायद, मे का मतलब 50% जमाना, शायद एक चीट, चीट का मतलब क्या होता है? धोखेबाज, धूर्त। ठीक है ना, धोखेबाज, धूर्त। कि सभी ने यह महसूस किया कि वह एक धोखेबाज था। मे 50% संभावना कि सभी ने महसूस किया कि धोखेबाज हो सकता है। माइट बहुत ही कम संभावना। एक बात बताओ, खास बात, ऑल वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑल का मतलब सभी, ऑल का मतलब सभी लोग। अरे सभी लोगों की जो धारणा है, ठीक है, तो वो एक बड़ी संभावना रखता है। तो एक बात बताओ, माइट तो इसलिए नहीं आएगा, एक आदमी की संभावना होती है, एक आदमी का जो तर्क होता है, एक आदमी का जो मत होता है, तो उसमें तो माइट चल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की बात है तो इसमें क्या आएगा? मे।
क्या इस तरह से इस बात को सोचें कि ऑल फेल्ट दैट ही मे बी ए चीट, सभी ने ऐसा सोचा कि वो क्या है, एक चीट हो सकता है। आगे देखते हैं कि शुड आई गो आउट आस्क्ड हर सन, उसके बेटे ने पूछा कि क्या मैं बाहर जा सकता हूं, कि मे आई गो आउट, कि मस्ट आई गो आउट, कि कुड आई गो आउट। एक बात सुनो, देखो परमिशन ले रहा है तो ये मस्ट वगैरह और ये शुड वगैरह तो नहीं आएंगे, मस्ट और ये शुड ये तो नहीं आएंगे, ठीक है। एक बात बताओ, मे का यूज करेंगे कुड का यूज करें? मे का यूज करेंगे कुड का यूज करें? मस्ट भी नहीं आएगा, शुड भी नहीं आएगा। परमिशन के लिए मैंने क्या बताया था, कैन, कुड और मे और आपको वुड बताया था। तो मे और कुड आ गया, तो मे का यूज कहाँ करते हैं, स्कूल कॉलेज ऑफिस की बातें हैं, और ऑफिसर के सामने करते हैं फॉर्मली भी। लेकिन ये बात कौन किससे कर रहा है, ये मॉम है कोई, उसके सन से बात कर रहा है, ठीक ना। उसके बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि क्या मैं बाहर जा सकता हूं, तो ये क्या है, एक प्रकार से सम्मान देगा इसमें। बताया थी ये बात मैंने आपको, अंकल था उस सेंटेंस में, भी आपने कुछ देर पहले जो वीडियो देखा, तो इसमें क्या है, कुड आएगा। क्यों आएगा, अरे एक बेटा अपनी माँ से सम्मान पूर्वक बोलता है तो कुड का यूज करेगा। यहाँ पे वो टीचर वगैरह होता है तो मे का यूज कर लेते, बिल्कुल सिंपल सी बात है जो मैंने पहले आपको बताई थी। इसमें क्या होगा, कुड। कुड आई गो आउट आस्क्ड हर सन, उसके बेटे ने पूछा क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यस यू मे गो, यस यू मस्ट गो, यू शुड गो, यू शैल गो। अब एक बात है कि उसकी माँ क्या बोल रही है, इसी सेंटेंस का ही कनेक्टेड ये सेंटेंस है कि हाँ तुम जा सकते हो, हाँ तुम जा सकते हो, तो ये मे का यूज कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट करने में तो मे का यूज होता है फॉर्मल तरीके से, लेकिन हम किसी को परमिशन दे रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति परमिशन दे, जरूरी नहीं है कोई अधिकारी परमिशन दे, स्कूल का टीचर या ऑफिसर परमिशन दे तो ही मे का यूज करेगा, नहीं। मे का यूज कोई भी कर सकता है, वो परमिशन दे रहा है। किसी ने मेरे को पूछा कि कैन आई कम, तो मैं ऐसे बोल दूंगा यस यू मे कम, डजेंट मैटर कि मैं उससे बड़ा हूं कि छोटा हूं, तो परमिशन देने में मे का यूज होता है, ठीक है। तो और ये सारे जो है ये तार्किक नहीं है, किसी प्रकार से लॉजिकल नहीं है। सबसे लॉजिकल क्या है कि यस यू मे गो, हाँ तुम जा सकते हो, द मदर आंसर्ड, माता ने कहा। आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा, मे। उसके बाद एक बात मैंने आपको बताई थी, याद हो तो, कि इस चिन्ह को देख के क्या याद आया, याद करो, इस चिन्ह को देख के याद आया कि तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, आशीर्वाद अभिशाप इच्छा, तो क्या आएगा शुरू में, मे आएगा। वो बात याद आई कि नहीं आई कि मे आर किंग लिव लॉन्ग, भगवान करे हमारा जो राजा है उसकी दीर्घायु हो, उसकी आयु लंबी हो, ठीक है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस एक प्रकार से ये विश है, एक ब्लेसिंग टाइप का है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है, जस्ट आपको बताया। अच्छा ये सेंटेंस तो वही आ गया, देखो ध्यान दो कि सो दैट आ गया, और ये वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म आ गई। अच्छा मैं कुछ नहीं बता रहा तो आप क्या बोलोगे, अरे किसी सेंटेंस में सो दैट आ गया, वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो आगे क्या आ गया, मे या माइट दोनों में से कुछ एक आना है, ना तो कैन आएगा ना कुड आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो मे आएगा। हाँ एट होता यदि ATE सेकंड फॉर्म, तो मैं यहाँ पे माइट कर देता। ये रूल आपको बता चुका हूं, आपको पता है। ही वेंट देयर सो दैट, फिर सो दैट आ गया, वेंट फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म है, गो तो फर्स्ट फॉर्म होती, वेंट तो सेकंड फॉर्म है ना, तो सेकंड फॉर्म है, सो दैट आ गया तो फिर माइट ही आएगा। सोचने की बात ही क्या है, यहाँ पे गो होता तो मैं क्या करता, मे करता। ये बात भूलनी नहीं है, पुराने नियम है। आई वेंट देयर, मैं वहां पे गया, सो दैट ताकि ही माइट बोरो मनी, ही वेंट देयर मैं वहां पे गया, सो दैट ताकि ही माइट वेंट बोरो, ही माइट बोरो मनी, ताकि वो पैसा उधार ले सके। तो निष्कर्ष क्या, सेकंड फॉर्म सो दैट तो माइट आएगा। शी एडवाइज्ड दैट आई, एक बात है, ये आपको एडवाइज्ड वर्ड दिख रहा है, ठीक है, ये बात पास्ट की है, पास्ट की बात है। एक बात आपको पता है, शुड जो होते हैं वो सलाह देता है किसमें, वर्तमान में। शैल आदेश देता है वर्तमान में। वुड से रिक्वेस्ट होती है वर्तमान में। तीनों तो वर्तमान में यूज होते हैं, प्रेजेंट में। लेकिन एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि सी एडवाइज दैट आई शुड हैव कर्टेल एक्सपेंडिचर, कि उसने मेरे को सलाह दी। कर्टेल शब्द का मतलब क्या होता है, कम करना, कटौती करना। और इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है, इसमें ईडी और लगेगा, ठीक है, ये प्रिंटिंग एरर है, ईडी और लगेगा, इसको थर्ड फॉर्म बनाना है। ओके, सी एडवाइज दैट, उसने मेरे को सलाह दी, दैट आई शुड हैव कर्टेल्ड एक्सपेंडिचर, कि मेरे को एक्सपेंडिचर खर्चों पर कटौती करनी चाहिए। कैसे पता चला, देखो ध्यान दो, इसको थर्ड फॉर्म मानना है, ओके,
एक चीज पता है कि थर्ड फॉर्म होने के बाद ना तो शुड आता है, ना शैल आता है, ना वुड आता है। तीनों ही ये जो मॉडल है, कोई भी मॉडल उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। बिल्कुल शुरुआत में बताया था पढ़ाते समय। थर्ड फॉर्म कब कब आता है? जब शुड हैव थर्ड फॉर्म आता है, मॉडल हैव थर्ड फॉर्म आता है, यू नो। तो हैव ने मजबूर कर दिया और इस थर्ड फॉर्म ने मजबूर कर दिया कि ये ऑप्शन ही आएगा, ठीक है। और बात पास्ट की जा रही है, तो कई लॉजिक से इस बात को हम समझ सकते हैं। ये बात, एक बात बताओ, ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म है और शुड शैल और वुड है, इनके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म है नहीं तो फिर आएगा क्या? ये शुड हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। वी एंजॉयड द मूवी, हमने मूवी का आनंद लिया, ये क्या दिख रहा है? सेकंड फॉर्म दिख रहा है। और यू शुड हैव बीन देयर, यू कैन बी देयर, यू शुड बी देयर, नन ऑफ दीज। अच्छा, कभी ऐसे बोल सकते हो क्या? हमने तो मूवी का आनंद लिया और तुम्हें भी वहां होना चाहिए। ऐसे नहीं बोलता, मैं क्या बोलता हूं कि हमने मूवी का आनंद लिया, तुम्हें भी वहां होना चाहिए था। तो यदि शुड भी लगाऊं तो इसका मतलब तुम्हें होना चाहिए। अरे बात तो घट चुकी है, मूवी तो देख लिया, अब क्या होना चाहिए? तो जब बात घट चुकी है, सेकंड फॉर्म में गई, तो फिर ये लगा दो शुड हैव थर्ड फॉर्म, मतलब होना चाहिए था। अरे शुड बी का मतलब होना चाहिए और शुड हैव बीन का मतलब होना चाहिए था। तो बात पास्ट में जा रही है, तो इसका आंसर भी पास्ट में ही होगा कि वी एंजॉयड द मूवी, हमने मूवी को देखा। यू शुड हैव बीन देयर, तुम्हें भी वहां होना चाहिए था। बात पास्ट की, तो इसका आंसर भी पास्ट में। आगे देखते हैं। ई वुड यू वर्क हार्ड, यू विल पास। विल यू वर्क हार्ड, यू विल पास। शुड यू वर्क हार्ड, यू विल पास। शैल यू वर्क हार्ड, यू विल पास। एक बात बताऊं कि वुड यू वर्क हार्ड, यू विल पास, ये कहना तो ऐसे चाहता है कि यदि तुम मेहनत करोगे तो पास होंगे, ठीक। वुड तो देखो पास्ट में जाता है, ठीक है। और विल का कोई लॉजिक नहीं है, शैल का कोई लॉजिक नहीं है, आदेश देने के काम आते हैं, बताया था आपको। शुड जो है एक तो सलाह देने के काम आता है, जैसे यू शुड स्पीक द ट्रुथ। और साथ में ये एक सलाह जैसा ही सेंटेंस है कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे, यू विल पास, तुम पास होगे। इसको दूसरे लहजे में दूसरे तरीके जैसे बोल सकते हैं कि शुड यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे, यू विल पास, तुम पास होगे। अब कई स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर शुड का मतलब तो चाहिए होता है और शुड यू वर्क हार्ड का मतलब आपने ये कैसे बताया कि यदि तुम मेहनत करोगे? तो स्टूडेंट एक चीज को हम पकड़ते नहीं है, एक वर्ड अलग अलग जगह पर अलग अलग तार्किक रूप से अर्थ देता है। शुड यू वर्क हार्ड का यहाँ निष्कर्ष तय बिल्कुल 100% बात है। शुड यू वर्क हार्ड का मतलब निकला यदि तुम मेहनत करोगे, यू विल पास, तो तुम पास होगे, ठीक है। अब तो इसमें क्या आएगा? सी आंसर है। आई टोल्ड हर दैट, मैंने उसको बताया कि, एक बात बताओ, ये आपको टोल्ड दिख रहा है, ये टेल की सेकंड फॉर्म है, टोल्ड, ठीक है। सेकंड फॉर्म है तो शुड भी नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है कि शुड है, शैल है, विल प्रेजेंट में यूज होता है, और ओट टू है। अब देखते हैं कि सबको भर के देखते हैं कि आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उसे बताया कि आई शुड लीव नेक्स्ट डे, कि मैं अगले दिन जाऊंगा। तो पास की घटना में शुड आ ही नहीं सकता। कि आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उसे बताया कि आई कुड लीव नेक्स्ट डे, ये भी कोई लॉजिकल नहीं है। कि आई शुड हैव के बाद में लेफ्ट आना चाहिए। एक बात बताओ कि मैंने उसे बताया कि आई ought टू लीव नेक्स्ट डे, कि मुझे अगले दिन जाना चाहिए, तो इसमें ये ought टू आएगा। कारण क्या है कि शुड पास्ट में नहीं जा सकता, ought टू पास्ट में जा सकता है, ठीक है। शुड हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन लीव थर्ड फॉर्म नहीं है। शुड हैव तभी लगाते जब लेफ्ट वगैरह होता। कुड पास्ट में जा सकता है, लेकिन इसमें कोई संभावना की बात नहीं बन रही। तो सारी चीजों में निष्कर्ष निकालने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि सेकंड फॉर्म ने और इस फर्स्ट फॉर्म ने, दोनों ने मजबूर कर दिया ought टू का यूज करने के लिए। ये सारी चीजों को एलिमिनेट मेथड कहते हैं इसको, कि तीन गलत तो एक अपने आप सही होना है। आगे देखते हैं। मेक हैस्ट, लास्ट। अरे एक बात बताओ स्टूडेंट, लास्ट जब जब आता है तो उसमें क्या आता है? शुड आता है। ये बात आपको ढंग से बताइए कि लास्ट के साथ शुड आता है। अब बताओ, शुड तो इसमें भी है और शुड इसमें भी है, अब होगी कंफ्यूजन। लेकिन एक बात याद करो, मैंने क्या बताया था? शुड ही आएगा, लेकिन शुड के साथ नोट नहीं आएगा, तो ये नोट नहीं आना चाहिए। मतलब क्या? ये ऑप्शन गलत हो गया, समझ रहे हो। लास्ट के बाद शुड तो आता है नो डाउट, लेकिन शुड के बाद नोट नहीं आता। पुरानी बात है, याद करो,
भूलना नहीं है। तो क्या है कि मेक हैस्ट, जल्दी करो, लेस्ट कि कहीं ऐसा नहीं हो, यू शुड गेट लेट कि तुम लेट हो जाओ। यदि आप इन चीजों को भूल रहे हैं तो पुराने जो अभी प्रीवियस अभी क्लास है इसमें देख लो, आप दोबारा से याद हो जाएगा। उसके बाद है ये सेंटेंस यहां से पढ़ोगे, इफ सी वांट्स टू टॉप द मेरिट, यदि वो मेरिट लिस्ट में टॉप करना चाहती है तो क्या करना चाहिए। एक बात बताओ, यदि मॉडल में हैव आ रहा है तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ना। तो ये वर्क तो थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अच्छा उसके बाद बताओ कि ये मस्ट नॉट, क्या ऐसा हो सकता है कि लॉजिकल सोचो इस बात को, किसी मस्ट नॉट वर्क हार्ड, उसे मेहनत नहीं करना चाहिए यदि वह मेरिट में आना चाहती है। ये तो लॉजिकली बात गलत है, ऐसा होता ही नहीं लाइफ में। ऐसी कोई सलाह देता है क्या कि तुम्हें मेहनत नहीं करनी चाहिए यदि तुम मेरिट में आना चाहते हो? लॉजिकल एरर है ये नहीं हो सकता। उसके बाद देखते हैं वुड, कि सी वुड वर्क हार्ड इफ सी वांट्स टू टॉप मेरिट। अरे फर्स्ट फॉर्म आ रही है यहाँ पे, यदि तुम मेरिट में आना चाहती हो तो वुड तो पास्ट की हैबिट बताता है, बात यहाँ पे प्रेजेंट की हो रही है, ये पास्ट की बात है, ये नहीं हो सकता। तो एलिमिनेट मेथड से सबको दूर कर दिया, आखिरी में बचा मस्ट। और मस्ट क्या आता है वैसे कानूनी सलाह के लिए, और यदि कोई बाध्यकारी सलाह है, बहुत ही जरूरी सलाह है तो मस्ट का यूज करते हैं। जैसे सी मस्ट वर्क हार्ड, आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए, करनी ही पड़ेगी इफ सी वांट्स टू टॉप द मेरिट, यदि उसको मेरिट प्राप्त करना है तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बात बताओ, यहाँ पे वॉज दिख रहा है, ठीक है, वॉज से क्या पता चला, बात पास्ट की, बात क्या है, पास्ट की है। एक बात बताओ स्टूडेंट, एलिमिनेट मेथड यूज करते हैं। अरे शुड नॉट लीव पहली बात, मस्ट नॉट हैव लेफ्ट दूसरी बात, और मस्ट नॉट लीव तीसरी बात। एक बात बताओ, ये मस्ट और ये जो शुड है, इनके बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये तो बात प्रेजेंट की हुई, वॉज सेकंड फॉर्म में ये बात पास्ट की हुई। पास्ट प्रेजेंट का तो मेल ही नहीं होता इंग्लिश में। तो ये सेकंड फॉर्म ने मजबूर कर दिया कि ये मस्ट और शुड नहीं आएगा, और ये ऑप्शन तो है ही नहीं, बचा क्या ये। अब एक बात पता है आपको कि मस्ट हैव थर्ड फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है, और बात गई पास्ट की, ये भी बात पास्ट की, तो ये देखो मैच हो गया। इन दिनों देखो कि सी मस्ट नॉट हैव लेफ्ट अलोन, उसको अकेले नहीं जाना चाहिए था, एज क्योंकि इट वॉज रेनिंग हैविली, बहुत ही भयंकर बरसात हो रही थी। ये सेकंड फॉर्म ने मजबूर कर दिया कि सेकंड फॉर्म की बात को ही मैं यूज करूं। तो ये देखो मस्ट हैव थर्ड फॉर्म, ये क्या है, पास्ट की बात है। ये मस्ट और शुड है, ये प्रेजेंट की बात है। तो ये दोनों गलत है, ये है नहीं ऑप्शन, तो बचा क्या, ये ऑप्शन, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। आगे चलते हैं, अब ये 4 क्वेश्चन और हैं कि देयर, ओके सबको भर के देख लो अपने आप, आपको फीलिंग आ जाएगी। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द कुकर टुडे, आज कुकर में कुछ न कुछ गड़बड़ है। देयर शुड हैव बीन समथिंग रॉन्ग विद द कुकर टुडे, देयर मस्ट हैव बीन समथिंग रॉन्ग विद द कुकर टुडे, देयर कुड हैव बीन। एक बात है कि जब ऐसा फील होता है कि बात कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, सामान्य परिस्थिति में मस्ट बी, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द कुकर टुडे। एक बात बताओ, ये टुडे वर्ड में को क्या कहता है कि बात वर्तमान की है, ये मस्ट हैव बीन, ये शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, ये तो पास्ट की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। टुडे वर्ड का मतलब आज, आज के लिए तो मस्ट बी, समझ रहे हैं। ये शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव बीन, ये तो पास्ट की तरफ बता रहे हैं। शुड हैव बीन होना चाहिए था, कुड हैव बीन हो सकता था, मस्ट हैव बीन जरूर होना चाहिए था। तो सब में था वर्ड आ रहा है इसके दिनवाद में, लेकिन ये जो मस्ट है इसमें क्या आ रहा है, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द कुकर टुडे, आज कुकर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे क्या कभी ऐसे बोल सकते हैं क्या, यदि मैं शुड हैव करूं तो, कि आज कुकर में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी आज। अरे थी और आज का क्या तालमेल बैठा, तो तीनों इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टुडे ने मजबूर कर दिया मेरे को। आगे देखते हैं, स्वाति इज जेंटल, स्वाति क्या है, बहुत अच्छी है। हर सिस्टर मस्ट हैव डन इट, या शुड हैव डन इट, शुड डू नन ऑफ दिस। एक बात बताओ, ये सेंटेंस को थोड़ी कहानी के रूप में देखें तब समझ में आएगा। जैसे स्वाति तो अच्छी लड़की है, जैसे स्वाति और एक लड़की, जैसे मान लो मोना, 2 लड़की हैं, ठीक है, दोनों बहनें हैं। तो स्वाति तो क्या है, अच्छी लड़की है, और मोना मान लो शरारती लड़की है, और उनमें से किसी ने एक ने कोई शीशा वगैरह तोड़ दिया।
तो टीचर क्या बोल रही है कि स्वाति तो अच्छी लड़की है, वो तो ऐसा कर नहीं सकती, उसकी सिस्टर ने ही ऐसा किया होगा, उसकी सिस्टर ने ही ऐसा किया होगा। तो किया होगा, जरूर किया होगा, पूरी संभावना बन रही है, 100% पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट बी, सॉरी मस्ट हैव थर्ड फॉर्म आता है। अच्छा, ये क्यों नहीं होना चाहिए कि ये कैसे बोल सकते हैं कि स्वाति अच्छी लड़की है और उसकी सिस्टर को ऐसा करना चाहिए था? ऐसा नहीं है। लॉजिकल क्या है कि स्वाति अच्छी लड़की है, उनकी सिस्टर ने ही ऐसा किया होगा। नन ऑफ दिस हो नहीं सकता आंसर। और ये जो शुड डू भी नहीं हो सकता कि स्वाति अच्छी लड़की है और उसकी बहन को ऐसा करना चाहिए, ये लॉजिकल नहीं है। कुछ बात लॉजिकल रूप से गलत है, कुछ ग्रामेटिकली गलत है, और कुछ प्रैक्टिकल, ग्रामेटिकली और लॉजिकली तीनों तरफ से सही है। तो इसमें क्या होगा, शुड हैव थर्ड फॉर्म, कि स्वाति अच्छी लड़की है और उसकी सिस्टर ने ही ऐसा किया होगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। तो मस्ट हैव थर्ड फॉर्म इसमें करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। मैंने बताया था कि एक बात है कि जो मोरल ऑब्लिगेशन होता है उसके लिए किसका यूज करते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन। तो मोरल ऑब्लिगेशन में हमेशा मोरल ड्यूटी में ought to का यूज करते हैं। अब देखो, एक बात है कि यू ought to obey your parents, कि आपको अपने माता पिता का क्या है, ओबे करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, उनका आज्ञा पालन करना चाहिए। तो वैसे तो शुड भी आ सकता है, शुड और ought to दोनों ही अप्रोप्रिएट है, लेकिन स्पष्ट रूप से बताया था जब पढ़ाया था कि जब शुड और ought to आ जाए एक साथ, यूजुअली देता नहीं है, दे भी दे तो आप ये देखना ये सामान्य सलाह है कि ये कोई नैतिक सलाह है। अरे सामान्य सलाह क्या होती है कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए, नहाना चाहिए, खाना चाहिए, वट। खुद को जो सलाह दी जाती है खुद के फायदे के लिए सामान्य सलाह होती है। किसी को धर्म कर्म करने के लिए, कोई अच्छे काम करने के लिए सलाह दी जाती है, वो नैतिक सलाह होती है। तो उस केस में नैतिक सलाह है, तो इसमें क्या आएगा, ought to आएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो ये क्या है कि आपको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो ये क्या है, नैतिक सलाह, इसमें ought to आएगा। मस्ट तो कानूनी सलाह तो है ही नहीं कि तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। नीड नॉट, ये लॉजिकली नहीं है, इसको पढ़ने से क्या हो जाएगा कि तुम्हें माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए, आवश्यकता नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये तीन है गलत और ये बिल्कुल सही। उसके बाद है, एक बात है यहाँ पे स्टूड थर्ड फॉर्म दिख रही है। थर्ड फॉर्म के बाद देखो ought to आ नहीं सकता, क्योंकि ought to बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, और नन ऑफ दिस भी ऑप्शन नहीं है, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। क्या स्टूड थर्ड फॉर्म है? थर्ड फॉर्म से पहले हैव आना चाहिए, हैव इसमें भी आ रहा है, हैव इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो ought to हैव थर्ड फॉर्म कि शुड हैव थर्ड फॉर्म क्या आना चाहिए कि यू शुड हैव स्टूड बाय योर सिस्टर व्हेन शी वाज इन डिफिकल्टी, ठीक है, कि यू ought to have stood by your sister when she was in difficulty। एक बात हो तो एक नैतिकता की बात है, ये मोरल ड्यूटी की बात है कि जैसे मान लो किसी की बहन जो है वो कोई संकट में फंसी थी, तो उसको हम सलाह दे रहे हैं कि उस संकट में तुम्हारी बहन के साथ तुम्हें खड़ा रहना चाहिए था। तो क्या ये मोरल ड्यूटी नहीं है क्या, नैतिक कर्तव्य नहीं है क्या? तो नैतिक कर्तव्य, इसलिए इसमें क्या आएगा, ought to have। पता ही थी बात नैतिक कर्तव्य के लिए। तो यू ought to have stood by your sister, आपके सिस्टर के साथ तुम्हें खड़ा रहना चाहिए था, उनकी मदद करनी चाहिए थी, when she was in difficulty, जब वो डिफिकल्टी में थी। लास्ट क्वेश्चन, she told me that she could speak English fluently and was very happy, she could have spoken English। एक बात बताओ, मैंने क्या बताया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब सेंटेंस पास्ट में गया, ठीक, ये पहचान है। तो पास्ट में गया तो ये तो कैन तो हो ही नहीं सकता, कैन तो वर्तमान काल की युक्त क्षमता बताता है, विल वगैरह भी नहीं हो सकता, और कुड हैव स्पोकन और कुड स्पीक में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, दोनों में बेस्ट कौन सा है। शी टोल्ड मी दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वाज वेरी हैप्पी, उसने मेरे को बताया कि वो इंग्लिश बोल सकती थी और बड़ी खुश थी। और इसमें देखो एक बात है, बेवजह जो है किसी ऑप्शन को हम नहीं भरते हैं, इसमें क्या है, कुड स्पीक बिल्कुल करेक्ट आएगा। कुड हैव स्पोकन का मतलब थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता है, इसको भर के देखता हूं कि शी टोल्ड मी, उसने मेरे को बताया कि शी कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, कि वो इंग्लिश बोल चुकी होती, कुछ ऐसा सेंस निकलता है। तो ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, ज्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो कुड स्पीक ही है। और देखो पास्ट की जो एबिलिटी के लिए मैंने बताया आपको कुड का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे पता चला बात पास्ट की है, तो ये टोल्ड सेकंड फॉर्म तो कुड भी पास्ट में जाएगा, ये आपकी पहचान है। तो शी टोल्ड मी दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, उसने मेरे को बताया कि वो इंग्लिश बोल सकती थी फ्लुएंटली, बहुत धाराप्रवाह तरीके से, एंड वाज वेरी हैप्पी, वो बड़ी खुश थी। तो इस तरीके से सारे 20 क्वेश्चन हुए। इसमें आपको कोई डाउट है, कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो भी आपको
शीट मिल सकती है टेलीग्राम के थ्रू। और खास बात क्या है कि इस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को बताना है, और दिन रात प्यारे दोस्तों लगे रहो, क्योंकि कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आप तो वैसे ही बहादुर हो, तो पीछे हटने की बात ही क्या है। जय हिंद, जय भारत।